बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 7707/22। इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आपको क्लाचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू गिव यू वन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इफ़ यू गो टू यूट्यूब चैनल ऑफ क्लाचेंस एकेडमी, तो आपको ना सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बल्कि इसके अलावा तकरीबन कोई 8 से 8 to 10 ईयर्स के पास पेपर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वेदर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए एक बड़ा सफिशेंट किस्म का मटेरियल है। अकाउंटिंग के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट हैं और एक आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो टेक माय वर्ड्स के यू विल बी इन हॉट वाटर। और अगर आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं हैं एंड यू थिंक इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग, तो ग्रेजुअली यू विल सी कि आपके कंसेप्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड यू विल बी एबल टू टैकल द एग्जामिनेशन पेपर विद कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। तो लेट्स सी, हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। On 31st July 2021, the following information was provided by KA Limited, a manufacturer of garden tools. Garden tools जो है बेसिकली ये बनाते हैं और KA लिमिटेड कंपनी का नाम है। 31 जुलाई 2021 को ये इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको दी है। इन्वेंट्री, अगर किसी के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग नहीं आती किसी को, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फोल्डर मिलेगा आपको क्लाचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे, उसको जाकर देखें। मैंने इसके जो कंसेप्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, वो बहुत डिटेल्ड से मैंने एक्सप्लेन करे हैं, तो वो ज़रूर देखें जाके। इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स मैंने अभी आपको बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसके डिफरेंट शेप्स के अंदर जहाँ जहाँ ये आया है, मैंने इसके आई थिंक 8-10 सवाल तो कराए होंगे, तो उनको ज़रूर प्रैक्टिस करें जाके। यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस और आपकी समझ में आना शुरू होगा। तो इन्वेंट्री, नॉर्मल जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें एक इन्वेंट्री होती है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो उसमें 3 इन्वेंट्रीज होती हैं। एक इन्वेंट्री रॉ मटेरियल होता है आपका, रॉ मटेरियल जिसको आप लगा के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ मटेरियल वो होता है जिस पे आप काम तो कर लेते हैं लेकिन ईयर एंड पर वो कंप्लीट नहीं होता, उसे वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। और वो जो आप तैयार हो जाता है बिल्कुल, उसे फिनिश गुड्स कहते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे फर्नीचर अगर आप बना रहे हैं और टेबल्स या चेयर्स बन रही हैं, तो टेबल्स और चेयर्स बनाने के लिए जो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वुड हो गई, पार्टेक्स हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है, नेल्स हो गई, ग्लू हो गया, ये सब रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। वो जो कारपेंटर उनको बना रहा है वो डायरेक्ट वेजेस कहलाएगी। और अब ईयर एंड के ऊपर कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो तैयार नहीं हुई बन के, उसे वर्क इन प्रोसेस कहेंगे। जो तैयार हो जाएगी उसे फिनिश गुड्स कहेंगे। तो ये 3 किस्म के इन्वेंट्रीज से आपको वास्ता पड़ेगा। परचेजेस क्या करी, रॉ मटेरियल आपने खरीदा, और फिनिश गुड्स कुछ चीज़ें, यानी आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, गार्डन टूल्स जो आप बना रहे हैं, इसके अंदर 2 काम करते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, अपनी भी चीज़ें बनाते हैं गार्डन के टूल्स, और कुछ बने बनाए गार्डन के टूल्स लेके उस पर प्रॉफिट रख के आप आगे बेच देते हैं। तो ये आपका 2 in 1 हो गया है कि आप बना भी रहे हैं और मार्केट से ख़रीद कर भी बेच रहे हैं। कैरेज ऑन परचेसेस, रॉ मटेरियल के ऊपर जो कैरेज लगा $410 का लगा, और फिनिश गुड्स जो आपने तैयार माल खरीदा था उनको फैक्ट्री तक या अपने आउटलेट तक लाने में $80 का लगे। डायरेक्ट वेजेस का मकसद मैंने बताया है कि 2 चीज़ें होती हैं, ये डायरेक्ट वेजेस और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल जिसे कहते हैं समटाइम्स हम, डायरेक्ट लेबर आपकी, इन दोनों को मिलके प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट जो है, डायरेक्ट वेजेस क्या होती है, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वुड वर्क की। मैंने आपको एग्जांपल दी कि कारपेंटर जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट जो है आपकी क्या डायरेक्ट लेबर हो गया। फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जो मशीन्स के ऊपर जो वर्कर्स डायरेक्ट काम कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर जो ऑटोमोबाइल बन रही होती हैं, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जो लोग खड़े हुए होते हैं, और वो फिर डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। तो डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो प्रोडक्शन के ऊपर, और उसकी जो सुपरवाइजरी लेयर्स होती हैं सारी की सारी, वो फिर इनडायरेक्टली होती हैं।
और वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ जाते हैं। तो 3 किस्म की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और उसके अलावा जितने खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाते हैं। तो दैट्स द होल पॉइंट। तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस में भी आपने सुपरवाइजर रखा हुआ है तो उसको जो सैलरी दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कहलाएगी। आपकी फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट आपको दी हुई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी का मकसद है कि 47,000 की मशीनरी थी और माइनस 11,000 36,000 जो है ये इसकी बुक वैल्यू। और अगर हम नीचे जाकर देखें कि इस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है तो नंबर 3 आप देखेंगे, फैक्ट्री मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है कि बुक वैल्यू कब आती है किसी एसेट की, जब उसकी कॉस्ट में से उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आती है वो बुक वैल्यू होती है। उसका ये परसेंटेज आप लगा लें। ये 20% वो कह रहा है आपसे कि लगेगा, तो 36,000 का 20% आपने निकाला 7,200। तो ये डेप्रिसिएशन होगा और ये डेप्रिसिएशन भी जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट पे फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगी। उसके बाद कहता है फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड जो है आपके पास 16,400 के रेट्स का मकसद है टैक्सेस। रेट्स का क्या मकसद है? टैक्सेस जो आपने पे करे, रेट्स एंड टैक्सेस के नाम से, रेट्स एंड रेंट के नाम से जो प्रॉपर्टी है जो उसके टैक्सेस दे रहे हैं वो रेट्स कहलाते हैं। और उसके बाद इन्वेंट्री, वो ओपनिंग इन्वेंट्री थी, ये एंडिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है। रॉ मटेरियल इतना बचा आपके पास वर्क इन प्रोसेस के अंदर इतना है, और फिनिश गुड्स जो तैयार माल है साल के एंड पे जो बच गया बिकने से वो इतना है। रेवेन्यू जो आपने जनरेट करे बिजनेस से वो 223,000 के रेवेन्यू आपने जनरेट करे। ऑन 31 जुलाई 2021 रेट्स $500 वर प्रीपेड के रेट्स जो थे $500 के वर प्रीपेड के, वो प्रीपेड थे। प्रीपेड का मकसद है कि रेट्स हैं कितने? रेट्स हैं आपके $5,300। ये $5,300 में से माइनस करते हैं आप रेट्स $500 के, क्योंकि ये प्रीपेड है। तो 5,300 माइनस 500 4,800। ये जो 4,800 है इसका रेट्स आर टू बी अपोर्शन 75% फैक्ट्री में जाएगा। जो फैक्ट्री में जाएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड है, और जो ऑफिस से रिलेटेड है वो सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका 75% आप निकाल लें। 4,800 का 75% आपने निकाला 3,600, और इसी 4,800 का आप 25% निकालें तो ये 1,200 ये आपका इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, और 3,600 आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चला जाएगा। तो ये दैट वाज ऑन 31 जुलाई 2021 फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड्स $230 वर एक्रूड। एक्रूड का मकसद है कि ये ड्यू तो हो गए आप पर, लेकिन अभी तक आपने इसकी पेमेंट नहीं करी। तो जनाब ये फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड्स आपका जो 16,400 है इसके अंदर ये 240 जो दिए हुए हैं ये प्लस हो जाएंगे जाके, बल्कि 230। तो ये 230 प्लस करते हैं आप इसमें ले जाके। ये एडजस्टमेंट्स की जो दी हुई थी आपने एडजस्टमेंट्स देखी। उसके बाद कहता है प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021। 2021 में आपको बनाना है, सिंपल फॉर्मेट है इसका। ये कंपनी का नाम आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सबसे पहले निकालते हैं, हेडिंग लगाते हैं इसकी। ओपनिंग रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल था साल के शुरू में? तो साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग रॉ मटेरियल अवेलेबल था $5,820 का। ये $5,820 आ गए। उसमें परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल कि आपने कितनी परचेजेज रॉ मटेरियल की गई। तो रॉ मटेरियल परचेज जो आपने करा वो कितना कराया आपने, यहाँ देख लेते हैं वहाँ के कि रॉ मटेरियल परचेजेस जो है वो आपने करा है $34,200 का। $34,200 देखिए ये रॉ मटेरियल परचेजेस आ गया। और इस रॉ मटेरियल परचेजेस को लाने में फैक्ट्री तक जो इन्वर्ट कैरिज इन्वर्ट्स आपका लगा है वो उसने बताया है आपको। कैरिज इन्वर्ट कितना लगा है
कैरिज बता रहा है कि रॉ मटेरियल का $410 है, तो ये $410 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देख रहे होंगे, इनको आपने प्लस कर दिया, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस आपने परचेजेस करी है, उसमें कैरिज लगा, इन सबको मिला के ये आ गया। और इसमें क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के साल के एंड में रॉ मटेरियल कितना बाकी बचा वो भी इसने आपको बताया है, $6030। ये आपने माइनस कर दिया है। माइनस करने के बाद में ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास $34,400 का आ गया। डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई थी सवाल में, स्प्रेड दे दी है उसने, ये देख रहे होंगे मैंने बताया। इन दोनों को मिला के जो वैल्यू बनती है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री ओवरहेड आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी हेडिंग लगा दें फैक्ट्री ओवरहेड की। और फैक्ट्री ओवरहेड इससे पहले आप ऊपर ये फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग लगाएं। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड में एक तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस ये दी हुई है आपको सवाल में, स्ट्रेट आप ऐसे ही लिख दें। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस आपकी 24,000 दी हुई थी, ये ऐसे ही आ गई एग्जैक्टली आपके पास। फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड, फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड में एक एडजस्टमेंट थी जो मैंने प्लस करा था, आपको याद होगा। इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मैंने कहा था कि $230 जो है, बल्कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस तो आ गया। उसके बाद फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड था, क्या था यहाँ देखते हैं, फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड। तो फैक्ट्री जर्नल ओवरहेड के अंदर जो 16,400, इसमें मैंने कहा था 230 प्लस कर लें, तो देखिए 230 प्लस करके आपने 16,630 लिख दिया। रेट्स मैंने अभी कैलकुलेशन करके आपको निकाल कर बताया 3,600, क्योंकि रेट्स एक्चुअली दिए हुए थे 5,300, इसमें से 500 माइनस करके 75% निकाला था आपने, तो 3,600 आ गए थे, वो यहाँ आ गए आपके पास। और डेप्रिसिएशन भी मैंने अभी आपको निकाल कर बताया है। डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 7,200 हमने निकाला था, ये निकाल के मैंने आपको बताया था। तो ये 7,200 ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आपके ये आ गए। प्राइम कॉस्ट ये थी, फैक्ट्री ओवरहेड ये लगा, टोटल कॉस्ट आपकी जो प्रोडक्शन के अंदर लगी $153,030। इसमें ऐड कर दें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के साल के शुरू के अंदर कितना मटेरियल, कितना वर्क ऐसा था जो प्रोसेस में था, तैयार नहीं हुआ था, $1,750 दिया हुआ, ये प्लस कर दें। और जो आखिर के अंदर बचा है $2,780 वो माइनस कर दें। तो ओपनिंग प्लस कीजिएगा, एंडिंग माइनस कीजिएगा, फिर जो चीज़ आएगी उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। 152,000 ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के बाद में यही उसने मांगा था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं। ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अगला कहता है प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ के लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं इसका। के लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग सेक्शन बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2021। रेवेन्यू देखें उसके आपको दिए में 223,000। $223,000 ये रेवेन्यू दिए हुए थे, ये आपने लिख दिया। रेवेन्यू के बाद में सबसे पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कितना आपके पास जो मटेरियल था, गार्डन टूल्स थे आपके पास, ये गार्डन टूल्स का काम करते हैं। कितने गार्डन टूल्स साल के शुरू के अंदर आपके पास तैयार फॉर्म के अंदर फिनिश फॉर्म में पड़े हुए थे, $12,360। ये देखें ओपनिंग आ गया। इसमें कितने आपने बनाए, मज़ीद आपने प्रोडक्शन कितनी कर ली, तो प्रोडक्शन अभी हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं 152,000। ये ऊपर देखें हमने कैलकुलेट करा है, वो एज इट इज़ लिखते हैं क्योंकि ये माल आपने बनाया है। और इसके अंदर परचेजेज ऑफ फिनिश गुड्स, फिर मज़ीद आपने कुछ परचेजेज भी करा है, जो तैयार फिनिश फॉर्म माल था उसको ख़रीदा भी है आपने $3,900 का, ये भी प्लस कर दें। तो टोटल आपकी इसको लाने के अंदर जो कैरिज इनवर्ट लगा वो $80 का लगा, जो दिया हुआ था सवाल में। इन सबको जमा करें तो एक्चुअली इतना माल आपके पास, इतना गार्डन टूल्स आपके पास इतनी वैल्यू के फ़रोख्त के लिए अवेलेबल थे। इसमें से कुछ बिक गया, बल्कि अच्छा खासा आपका बिक गया, और कुछ बच गया। जो बचा है वो इसने क्लोजिंग एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आपको सवाल में दी है। ये देखें $10,340 ये बिकने से बच गया। इसको माइनस करें और इसका डिफरेंस जो है ये एक्चुअली आपने बेचा। $158,000 की जो वैल्यू थी, जो फिनिश गुड्स थी, वो $223,000 में आपने बेची। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है $65,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया।
दिस इज ऑल नॉर्मली ये ट्रिकी इसी किस्म के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के अंदर, वो रिपीट भी कर रहा होता है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जाके जो मैंने प्रीवियस पेपर्स कराए हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अलग से एक फोल्डर में लेक्चर्स हैं, वो देख लें जाके, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग विद A+ इन अकाउंटिंग। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्या कहता है, कहता है डी लिमिटेड a customer DH Limited, a customer of K Limited has been declared bankrupt. A debt of $350 was owing to K Limited. This is to be written off कि ये एक कस्टमर था DH लिमिटेड, के लिमिटेड था, वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट मीन्स, बैंकरप्सी मीन्स कि ही इज़ नॉट एबल टू पे his debt, वो he is not in a position because he has become bankrupt और फाइनेंशियल पोजीशन उसकी डाउन है, वो दे ही नहीं सकता ये पैसे, तो हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ की एंट्री सिंपल होती है, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और DH लिमिटेड जो कस्टमर है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगेन अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इररिकवरेबल डेट्स के नाम से एक फोल्डर मिलेगा कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे, उसको ज़रूर जाकर देखें। और अगेन वही बात कि ये इररिकवरेबल डेट्स के मैंने बहुत पेपर्स कराए हैं प्रीवियस, वो अगर आप जाकर देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यहाँ के लिए इतना ही कि इररिकवरेबल डेट्स जो आपको राइट ऑफ करना होता है उसकी एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करते हैं और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो ये भी हो गई ज़िंदगी आपकी आसान। के लिमिटेड मेंटेन्स ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है कि जब आप रियल बिजनेस कर रहे होते हैं तो इट हैपन्स कि क्रेडिट जब आप बेचेंगे तो उसमें से सारे कस्टमर्स जो हैं आपके वो आपको पैसा नहीं देंगे, कुछ बैड डेट्स भी हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक की जो कंपनीज हैं, जैसे आपके पास कराची में के इलेक्ट्रिक है, तो इसके इसके जो 2 पॉइंट अच्छे खासे इसके कस्टमर्स हैं, पूरी कराची जो यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। अब यू कुड इमेजिन कि इसमें सारे लोग तो पैसे नहीं देते हैं, इसमें कुछ लोग पैसे नहीं भी देते हैं। अब बेवरेजेस उठाकर देते हैं, कोका कोला या पेप्सी की जो बोतल्स बिक रही होती हैं, तो ये सारे जो ये कंपनीज बेचती है सब जो कस्टमर्स उसको पैसे नहीं देते, तो उसके लिए एक पॉलिसी ये करते हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देते हैं कि यार ये जो इतना पैसा जो है हमारा इररिकवरेबल डेट्स में चला जाएगा, और उसके लिए फिर ये मेंटेन करते हैं, बाकायदा प्रोविज़न कर रहे होते हैं अपने पास कि भाई हिट लगेगी हमारे, और उसको फिर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो इट्स नेसेसरी कि आप एस्टिमेट करें पहले से कि जो कुछ आपने बेचा है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपकी वो विद एक्सपीरियंस आपको अंदाज़ा हो जाता है वो आपको नहीं मिलेगी, जो नहीं मिलेगी उसको आप रिकॉर्ड करते हैं और इसी के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करते हैं। अगेन इररिकवरेबल डेट्स के फोल्डर में जाकर लेक्चर जरूर देखिएगा। एक्सप्लेन हाउ मेंटेनिंग ए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल्स आपसे ये कहता है कि सेल्स आपकी जिस साल के अंदर हुई है इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो इसी साल रिकॉर्ड होने चाहिए। रेवेन्यू को मैच करें एक्सपेंसेस के साथ, मैचिंग प्रिंसिपल है। तो सेल्स आपकी इस साल हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल 100,000 की आपने सेल्स करी, आपका एक्सपीरियंस है जब इतना क्रेडिट के ऊपर माल बेचते हैं तो तकरीबन इसका 5% जो है वो पैसा हमें नहीं मिलता, डूब जाता है, हमारा इररिकवरेबल हो जाता है। तो 100,000 का अगर मैं 5% निकालूँ तो 5,000 जो है ये फिर कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगी, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देगी और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट कर देगी। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, और इनकम स्टेटमेंट में ये रिकवरेबल डेट्स, बल्कि बैड डेट्स एक्सपेंस इसे कहते हैं, तो बैड डेट्स एक्सपेंस की फॉर्म के अंदर ये वहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल ये हो गया आपका। प्रूडेंस आपसे ये कहती है कि आप अपनी इनकम जो है उसको ओवर एस्टिमेट ओवर स्टेटेड ना करें उसको। जो एक्सपेंसेस हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि फ्यूचर में एक्सपेंसेस होंगे जिनका ताल्लुक इस साल से है, जिसके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इस साल से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस हैं उसको इसी साल में रिकॉर्ड करें। तो वो पैसा जो फ्यूचर में नहीं मिलेगा आपकी क्रेडिट सेल से, वो इस साल का एक्सपेंस है, उसको इस साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। ये प्रूडेंस कहलाती है आपकी कि प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड ना हो। द अमाउंट ऑफ सेल्स फॉर विच द बिजनेस इज अनलाइकली टू बी पेड, कि बिजनेस का वो अमाउंट जो पे नहीं होगा, जिसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, रिगार्ड करते हैं। ऑफ द ईयर इन विच दो सेल्स आर मेड, जिस साल के अंदर वो सेल्स हुई हैं उसी साल का वो एक्सपेंस है और वो मैच होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द मैचिंग प्रिंसिपल। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज नॉट ओवर स्टेटेड
कि प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए एंड द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल इज शोन एज अ रियलिस्टिक वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और दूसरा ये है कि ट्रेड रिसीवेबल की जो सही पोजीशन है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में से हम फिर माइनस कर देते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को, तो ये माइनस होके जो वैल्यू आती है वो रियलिस्टिक वैल्यू होती है। तो ये उसने पूछा था आपसे, जो आपने कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। होप आपकी समझ में आया होगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।